हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर के सक्सेस मंत्रा पर। और आज हम आपको पढ़ाएंगे सुपर टेट में इंग्लिश में चैप्टर 2 प्रोनाउन। इससे पहले मैंने बनाया था चैप्टर 1 नाउन। तो जो परिवार जोड़े हैं तो उस मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी वो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 प्रोनाउन। प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। नाउन पढ़ा चुका हूँ संज्ञा, ये दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन बोलते हैं सर्वनाम। तो प्रोनाउन है क्या, सर्वनाम कहते किसे हैं? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले सब्जेक्ट को प्रोनाउन कहते हैं। यानी जो शब्द नाउन के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं उसे बोलते हैं प्रोनाउन। जैसा मैंने बोला था, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। यह राम क्या है? यह राम है नाउन। अगर हम राम को रिप्लेस कर दें, उसे कर दें ही इज ए गुड बॉय, तो ही क्या है? ही यहां पर प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो नाउन के स्थान पर रिप्लेस करके जो वर्ड आता है उसे बोलते हैं हम प्रोनाउन। अब है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। तो आपका पहला प्रोनाउन है आपका पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। हिंदी में बोलते हैं इसको पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं इसको? पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी पर्सनल प्रोनाउन को हम पुरुषवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। क्या है इसमें अंदर? पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ पीपल एंड थिंग्स। यानी जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दे, शी, हर, हिम, etc। जैसे अब हम बताएंगे कि जैसे एक सेंटेंस में प्रोनाउन कहाँ यूज किया गया है। जैसे पहला है, दे लाइक्ड हर वेरी मच। दे लाइक्ड हर वेरी मच। वे उसे बहुत पसंद करते थे। अब यहां पर दो प्रोनाउन का यूज किया गया है इसमें। एक तो दे और दूसरा प्रोनाउन आपका हर। जो शुरू में जो सब्जेक्ट के स्थान पर जो प्रोनाउन है उसे बोलेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन, और जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन है उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो इसमें दे आपका है सब्जेक्ट प्रोनाउन और हर है आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। दे लाइक्ड हर वेरी मच। इसमें जो दे है जो पहला ये प्रोनाउन है और हर भी प्रोनाउन है। दे कैसा है? चूंकि सब्जेक्ट के स्थान पर है ये, इसलिए बोलेंगे इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन। और ये वाला दूसरा हर है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है सेंटेंस में, इसलिए हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अगला सेंटेंस देखते हैं। शी गेव द बुक टू हिम। उसने उन्हें एक पुस्तक दी। इसमें देखिए दो प्रोनाउन यूज किया गया है, एक शी और दूसरा हिम। शी भी प्रोनाउन है और हिम भी प्रोनाउन है। तो इसमें शी कहां पर है? ये सब्जेक्ट की जगह पर है, इसीलिए शी को बोलेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन। और हिम लास्ट में है, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, इसीलिए बोलेंगे हिम को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यहां शी है आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन और हिम है आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन दो तरह हो सकते हैं सेंटेंस में। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन आता है तो उसे बोलेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन लास्ट में यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। एक यहां पर एक टेबल है, तो क्या है? दिस टेबल लिस्ट्स द पर्सनल प्रोनाउंस। यानी ये पूरी टेबल है, ये बताती है कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए इसमें 3 कॉलम है। पहला है पर्सन, दूसरा है सब्जेक्ट प्रोनाउन और इधर है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये बता दिया था अभी हमने, जो शुरू में होता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन और जो ऑब्जेक्ट स्थान पर उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो लिस्ट है पर्सन, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन जो शुरू में स्टार्ट में होते हैं उसे बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन को भी हमने दो भाग बांटा है। ये हो सकते हैं आपके सिंगुलर हो सकते हैं और प्लूरल, यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन आपके एक वचन हो सकते हैं और बहुवचन भी हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है,
ये भी हो सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल, यानी एकवचन और बहुवचन। तो शुरू करते हैं पर्सन में। ये पर्सन होते हैं 3। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरे को बोलते हैं सेकंड पर्सन और तीसरे बोलते हैं थर्ड पर्सन। जैसे मैं किसी से कुछ कह रहा हूं, मैं मान लो किसी से कुछ कह रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, यानी जो कहने वाला है वो होता है फर्स्ट पर्सन, और वो जिससे कह रहा है वो होता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कही जा रही है उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। टोटल पर्सन होते हैं 3, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। यदि कोई व्यक्ति किसी से कह रहा है तो जो कहने वाला व्यक्ति है वो है फर्स्ट पर्सन, और जिस सामने वाले से कह रहा है उसको बोलेंगे सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है थर्ड आदि बारे में उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन यानी इसको बोलते हैं स्पीकर। फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं? स्पीकर। यानी जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो मैं क्या हूँ? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और जो आप लोग देख रहे हैं आप लोग कौन है? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में अगर बात करूँ किसी थर्ड के बारे में तो वो हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कहते हैं स्पीकर, यानी बोलने वाला, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन, पर्सन स्पोकन टू, पर्सन स्पोकन टू यानी जिससे कह रहा है वो यानी जो श्रोता है वो है आपका सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन, पर्सन स्पोकन अबाउट, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, जो ये सामने उपस्थित नहीं है वो कहीं दूर है, तो कहेंगे हम, तो वो होगा थर्ड पर्सन। ठीक है ना? जैसे कोई व्यक्ति है राम और सुरेश से बात कर रहा है, तो राम कह रहा है सुरेश से दिनेश के बारे में। दिनेश कोई मित्र है, रहता है किसी गांव में, तो राम कह रहा है दिनेश से, तो राम कह रहा है तो राम फर्स्ट पर्सन हो गया। दिनेश सामने है, वो सुन रहा है, वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात कर रहा है तीसरा वो हो गया आपका थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं 2, यानी फर्स्ट पर्सन यानी कहने वाला, जैसे मैं हूं, तो अब मैं अपने आप में 2 हो गए। अगर मैं अकेला हूं तो आएगा आई माने मैं। अगर हम 2-3 हो गए तो बोलेंगे हम, यानी वी। तो आई सब्जेक्ट प्रोनाउन 2 तरह हो सकते हैं फर्स्ट पर्सन में, आई और वी। सिंगुलर होगा आई और प्लूरल होगा वी। ये हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन में। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? आई का तो हो जाएगा मी, आई का हो जाएगा मी, और वी का हो जाएगा अस। ये हो गए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में सिंगुलर मी, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में प्लूरल हो गया अस। अब चलते हैं सेकंड पर्सन, यानी जिससे हम कह रहे हैं, तो उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन यू और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यू। क्यों? वो सामने ही है, तो सामने तो उसको संबोधित करेंगे तुम करके, यानी यू करके, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सेकंड प्रोनाउन को चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो, केवल यू ही होता है। इसमें क्या होता है सेकंड पर्सन में? यू। क्यों? वो सामने है, और सामने वाले को यू के अलावा संबोधित किसी से नहीं कर सकते। अब आ गया आपका थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में क्या है? जिसके बारे में बात की जा रही है। अब उसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन हो सकते हैं? देखिए, सिंगुलर होगा ही सी इट, ही सी इट होगा सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन में, और प्लूरल होगा, बहुवचन होगा दे। ठीक है ना? यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन में सिंगुलर होगा थर्ड पर्सन में ही सी इट, और बहुवचन में होगा दे। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करें, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी सिंगुलर होगा थर्ड पर्सन में हिम हर इट, और प्लूरल होगा देम। यानी ही का हो गया हिम, सी का हो गया हर, और इट का तो इट रहता है। उसी प्रकार दे का हो गया देम, ऑब्जेक्ट किसमें? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में। तो ये सारे सब जिस इस तरह के वर्ड आए हैं, जैसे क्वेश्चन आएगा कि छांटिए इसमें कौन सा आपका पर्सनल प्रोनाउन है, तो ये सारे वर्ड आ जाते हैं जिसमें ध्यान रखिए आई, वी, मी, अस, यू, ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट। ये सारे प्रोनाउन हैं, ये सारे प्रोनाउन हैं। अगर प्रोनाउन पूछता है तो ये सारे आ जाएंगे, लेकिन इसमें भी कैटेगरी कर देता है कि बताइए कौन सा इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन है और कौन सा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो हमारे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये हमारे हो गए सब्जेक्ट प्रोनाउन, और मी, अस, यू, हिम, हर, इट और हिम, देम, ये हो जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन।
चलते हैं अगले सर्वनाम की तरफ, अगले प्रोनाउन की तरफ। दूसरा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव को हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक। इसमें क्या है इसकी परिभाषा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल एंड थिंग्स। यानी ये कहना चाह रहा है जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। दीज आर दिस, दैट, दीज, दोज। ये चार कहलाते हैं आपके दिस, दैट, दीज और दोज। ये चारों आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल्स हैं। हिंदी में इसका है ऐसा शब्द जो किसी विशिष्ट व्यक्ति और वस्तु की ओर इशारा करे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें मेन चीज़ है, इसको इंगित करना होगा हमें। जैसे ये किताब रखी है तो हम कहेंगे दिस इज ए बुक। उंगली करके बताना है इसको। उंगली करना मतलब संकेत करना। संकेत करना उंगली करके, दिस इज ए बुक या दैट इज ए बुक या दीज आर बुक्स और दोज आर बुक्स। अगर कोई दिस का प्रयोग कहाँ होता है? दिस का प्रयोग कोई चीज़ पास में रखी है, हमारी बुक हमारी बिल्कुल पास में है, यहाँ रखी है, तुम कहेंगे दिस इज ए बुक। दैट का प्रयोग अगर वही पुस्तक हमारे दूर रखी है तो बोलेंगे दैट इज ए बुक। अगर हमारे पास कई पुस्तक रखी हैं तो बोलेंगे दीज आर बुक्स। और वही पुस्तकें दूर रखी हैं तो बोलेंगे दोज आर बुक्स। यानी दिस का मतलब होता है यह है, दैट माने वे, दिस माने यह है और दैट माने वह है, दीज माने ये और दोज माने वे। हमारा दिस और दैट दोनों सिंगुलर में प्रयोग होगा और दीज और दोज दोनों प्लूरल यानी बहुवचन में प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल है दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तुम संकेत करके बता रहे हैं उंगली से कि यह मेरी किताब है, तो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेत कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि यह मेरी किताब है। दूसरा दैट इज हर हाउस, घर है दूर है कहीं तो किसी बता रहे हैं कि वह उसका घर है, घर दूर बना हुआ है तो दैट इज हर हाउस, वो उसका घर है। इसका मतलब हम संकेत करके उंगली से बता रहे हैं कि वह उसका घर है। तो ये हमारे चार वर्ड जिसमें दिस, दैट, दीज और दोज ये चार वर्ड प्रयोग होते हैं, उनको बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम। चलिए अगर चलते हैं तीसरे प्रोनाउन की तरफ। तीसरा है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव बोलते हैं, रिलेटिव मान कहते हैं रिश्तेदारी, संबंध एक तरह से। तो रिलेटिव का मतलब हिंदी में संबंध कहते हैं, रिलेटिव से यानी रिश्तेदार। तो रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है ये? रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंस। मेन चीज है टू जॉइन टू सेंटेंस, यानी जब दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ना होगा वहां पर हमारे ये रिलेटिव प्रोनाउन या संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, हुम, हुज, विच एटसेट्रा। यानी रिलेटिव प्रोनाउन वो होंगे, हिंदी में भी है, जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हमको जब दो वाक्यों में या किसी वाक्य में कोई आपस में रिलेशन बनाना है तब प्रयोग होता है किसका? रिलेटिव प्रोनाउंस, जो हमारे हैं हु, हुम, हुज और विच। देखते हैं इसका क्या प्रयोग है। एग्जाम्पल 1 देखिए, यू गॉट वाट यू डिजर्व्ड। यहां वैसे वाट मान क्या होता है? क्या होता है? वाट का अर्थ हिंदी में बोलते हैं क्या, लेकिन यहां वाट का अर्थ होगा जो। तो वाट का अर्थ यहां क्या लगाएंगे? जो। क्योंकि यहां जो वाट है वो हुआ है आपके किसमें? रिलेटिव प्रोनाउन में। ये दोनों में रिलेशन बता रहा है कि यू गॉट, तुमने प्राप्त किया, वाट यू डिजर्व, जो कि तुम डिजर्व करते थे, जिसके तुमको डिजर्व था तुम्हारे लिए। तो यू गॉट वाट यू डिजर्व, तुमको वो मिला जो तुम डिजर्व करते थे। तो जो, ये वाट शब्द क्या है? ये है रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरा एग्जाम्पल है द बॉटल हुज कैप इज ब्रोकन इज लीकिंग। यानी वो बोतल जिसकी कैप टूट चुकी है, टूट गई थी, वो लीक कर रही है। तो क्या कर रही है? बोतल
अब ये बोतल में और कैप में जैसे टूट गई, इसको रिलेट, दोनों क्या रिलेट कर रहा है, हुज। हुज मान होता है जिसकी, हुज माने जिसकी। तो वह बोतल जिसकी कैप टूट गई है वह लीक कर रही है, ठीक है ना। तो उसमें हुज क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है दोनों को, किसको, बोतल को और इसके टूटी हुई कैप को। तो हुज इज द रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो जिसका प्रयोग वाक्य को जोड़ने में करें वो हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। आपको 4 याद रखने कम से कम, हु, हुम, हुज, विच। और भी हो सकते हैं जो आपस में उसको क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है इसमें, द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड द रूम इज माई फ्रेंड। मैन वह व्यक्ति, हु जिसने, हैज जस्ट एंटर जिसने अभी एंटर किया है किसमें, कमरे में, वह मेरा मित्र है। तो व्यक्ति जिसने कमरे में प्रवेश किया है तो वो मेरा मित्र है। तो जो वर्ड है ना जिसने, इसमें हु का प्रयोग होगा जिसने का, जिसने में। तो द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड द रूम इज माई फ्रेंड। तो ये हु वर्ड है वो आदि में और उसमें क्या कर रहा है, आपस में रिलेट कर रहा है। तो हमारा हु क्या होगा इसमें, रिलेटिव प्रोनाउन। अब चलते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ। अगला प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव होता ही प्रश्नवाचक है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो क्या होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पहले से देखते हैं परिभाषा इसकी। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। यानी जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाते हैं। द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, व्हाट, विच, whom एंड whose। सीधा सीधा है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसमें इंटेरोगेटिव है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यानी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो प्रश्न पूछने में शब्द होते हैं वो सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए होता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत सीधा सीधा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो वर्ड प्रश्न पूछते हैं उन्हें कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ जो व्हाट है वो क्या है, आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा एग्जाम्पल है, हुज इज द कार, यह कार किसकी है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क बस आएगा क्यों प्रश्न पूछ रहा है। तो हुज इज दिस कार, यह कार किसकी है। यहाँ पर हुज क्या है आपका, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हु वेंट टू पिकअप ग्रैंडपा, ग्रैंडपा को लेने कौन जाएगा, ग्रैंडपा को पिकअप करने कौन जाएगा। तो यहाँ पर हु क्या हो गया आपका, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए चलते हैं नंबर 5। अगला है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए 2 वर्ड हैं, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट होता है निश्चित, डेफिनिट मान होता है निश्चित, और इनडेफिनिट यानी अनिश्चित। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहले देखते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल या थिंग्स इन जनरल। दे डू नॉट रेफर टू स्पेसिफिक थिंग्स। एग्जाम्पल, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, आइदर, नाइदर, ऑल, एनीवन, समथिंग, एनीथिंग, नन, नथिंग, सम, फ्यू, मैनी, etc एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, बताए थे मैंने। जैसे एवरीबडी यानी हर कोई, नोबडी कोई नहीं, समबडी कोई, आइदर या, नाइदर न, ऑल माने सभी, एनीवन कोई, समथिंग कुछ, एनीथिंग कुछ, नन नो वन कोई नहीं, नथिंग कुछ नहीं, सम माने कुछ, फ्यू माने कुछ, मैनी माने बहुत से। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए, यह है मेन चीज आपकी, ये अनिश्चित यानी इनडेफिनिट, नाम इनडेफिनिट है अनिश्चित, तो वही समझ लीजिए। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग
किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए किया जाता है तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब ये वर्ड हैं वो अनिश्चित हैं। जैसे हम कहें मैनी, मैनी माने बहुत से हैं। देर आर मैनी डॉग्स, देर आर मैनी डॉग्स। अब बहुत से कुत्ते हैं, अब भी पता नहीं कितने कुत्ते हैं, 10 हैं, 20 हैं, 8 हैं, 5 हैं, कोई कन्फर्म है? निश्चित नहीं। कितने पता नहीं कितने हैं, फ्यू हैं। दीज आर फ्यू बुक्स, ये कुछ किताबें हैं। अब कुछ का क्या मतलब, कुछ क्या होता है? कितनी किताबें? 2 हैं, 6 हैं, 8 हैं, यानी निश्चित नहीं, इंडेफिनिट है ये। सम कुछ है या कुछ है, ये भी अनिश्चित है। नथिंग कुछ नहीं है। तो ये सारे वर्ड हैं हमारे। ऑल यानी सभी, यानी आप सभी को आना है। ऑल, ऑल ऑफ यू हैं, ऑल ऑफ यू यानी सब आना है। अब कितने सब आप पता नहीं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, यानी कुल लाके ये निश्चित नहीं हो पाएगा ये कितने हैं संख्या में। उसे बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये सारे एग्जाम बता दिए मैंने। ये जिसमें इंडेफिनिट आए हैं उन्हें कहेंगे हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, एनीवन, एनीवन कैन अप्लाई फॉर द कोर्स, यानी कोई भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। एनीवन माने कोई भी, यह एनीवन का अर्थ होता है कोई भी, कोई भी। एनीवन प्रत्येक या कोई भी इसको कोर्स में अप्लाई कर सकता है। अब कौन, निश्चित तो है नहीं, कोई भी कर सकता है। एग्जाम्पल 2, एनीथिंग कैन हैपन, यानी कुछ भी घटित हो सकता है, कोई भी घटना घटित हो सकती है। अब कोई भी पता नहीं कौन सी घटना घटित हो जाए, कोई पता है? कोई डेफिनेट है? ये नहीं है, अनिश्चित है। इसीलिए बोलते हैं इसको, ये क्या है, ये कौन सा एनीथिंग यहाँ पे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल 3 देखेंगे, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग यानी कुछ तो गलत है, समथिंग यानी कुछ तो गलत है। तो कुछ मतलब क्या, कुछ क्या गलत है? क्लियर तो नहीं किया ना क्या गलत है। तो इट इज समथिंग इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्यों? निश्चित किया ही नहीं उसने, क्या गलत है? ये कह रहा कुछ गलत है, समथिंग इज रॉन्ग, लेकिन गलत क्या है ये नहीं होता है, निश्चित नहीं है, नॉट डेफिनिट, इट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगला देखते हैं एग्जाम्पल 4, नो वन नोज व्हाट हैपेंड। यहां आया है नो वन। नो वन होता है कोई नहीं, नो वन मान होता है कोई नहीं। तो नो वन नोज, कोई नहीं जानता कि क्या घटित होगा। नो वन नोज व्हाट हैपेंड, यानी नो वन नोज व्हाट हैपेंड, कोई नहीं जानता कि क्या घटित होगा। तो नो वन नोज कोई नहीं जानता, तो कोई नहीं कौन है? कोई नहीं, पता नहीं। तो ये क्या है? नो वन यहां आ गया आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन पीस ऑफ माइंड, यानी नथिंग यानी कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है किसके? पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति के, यानी दिमाग की शांति से ज्यादा कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन पीस ऑफ माइंड। या नथिंग माने क्या नहीं है, कोई क्लियर नहीं क्या नहीं है। तो ठीक है ना। तो जहां ये वर्ड आ जाए आपके, ये वर्ड आ जाए आपका एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी कोई, आइदर या, नाइदर ना, ऑल सभी, एनीवन कोई, समथिंग कुछ, एनीथिंग कुछ भी, नो वन कोई नहीं, नथिंग कुछ नहीं, सम माने कुछ, फ्यू माने कुछ, मेनी माने बहुत से। तो ये सारे वर्ड जिस सेंटेंस में हमें, इन वर्डों को कहेंगे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्यों? मुझे निश्चित नहीं है। अब चलते हैं छठवें प्रोनाउन की तरफ। छठवां है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। निज कहते हैं, निज बोलते हैं निजी, कहते हैं ये मेरा निजी वाहन है। ये निजी माने मेरा स्वयं का है, सेल्फ, मेरा स्वयं का है, ये निजी है मेरा। है कोई मैं किराए पर लेके नहीं आया हूं इसको, ना किराए का ना किसी और किसी उधार लेके आया हूं। ये मेरा खुद का है, मेरा निजी है। निजी से बना है निज, यानी सेल्फ, स्वयं, सेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव माने निजवाचक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या हो गया?
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल, माई सेल्फ, अदर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, योर सेल्फ। ये 4 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है माई सेल्फ, मेरा स्वयं का, अवर सेल्फ्स, हमारा, हिमसेल्फ, उसका, योर सेल्फ्स, तुम्हारा स्वयं का। सब में एक खास बात है कि सब में तो किसी में या तो सेल्फ आ रहा है या सेल्फ्स आ रहा है, सेल्फ आ रहा है या पीछे सेल्फ्स आ रहा है। अब है, जब किसी प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ा हो, ये मेन चीज है। जब किसी प्रोनाउन अंत में सेल्फ जुड़ा हो या सेल्फ्स जुड़ा हो तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। मैंने माई सेल्फ माने मैंने स्वयं को, मैंने खुद को शीशे में देखा। तो अपने बारे में कह रहा है ना, निज माने अपने बारे में बता रहा है, मैंने खुद को देखा है। तो ये निजवाचक सर्वनाम है, इसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स। यानी स्टूडेंट्स ने अपनी समस्याओं को सॉल्व किया। तो देमसेल्व माने स्वयं की, स्टूडेंट के लिए क्या आएगा, देमसेल्व्स यानी स्वयं की। तो यहां भी लास्ट में बहुत पहचान आसान है, पीछे सेल्फ आई है SELF या सेल्व्स SELVS आई है। जैसे हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, पीछे सेल्फ आई है, वो हमारा होता है, सेल्फ मान होता है स्वयं, यानी निज, अपना, निजी, यानी वो होगा आपका निजवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में बोलेंगे इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों, आप वो रिफ्लेक्स कर रहा है, ये खुद को, ये खुद को ही रिफ्लेक्स कर रहा है। कहते हैं कि कोई चीज गई और टकरा करके रिफ्लेक्स होकर वापस आ गई। तो रिफ्लेक्स मतलब वो चीज स्वयं के बारे में बताने लगे, इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी इसे बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो इस पर आपका हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, और हो गया छठवां हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं प्रोनाउन के कौन से 7वें प्रकार की ओर। 7वां आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं विभागवाचक सर्वनाम। कौन सा, विभागवाचक सर्वनाम। ये कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस are used to talk about people, things as individual members of a pair or of a group. Distributive pronoun is always singular, यानी हमेशा एक वचन होते हैं। क्या कहना चाह रहा है, जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक का बोध कराने के लिए किया जाता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी क्या कहना चाह रहा है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वस्तुओं में से किसी एक का, यानी कोई 2 चीज हैं और हम कहते हैं दोनों में से ये या फिर ये। जैसे मेरे पास मान लीजिए क्या हो, 2 मार्कर हो, एक ब्लू वाला है और एक रेड वाला हो, तो कहूँगा या तो ब्लू या फिर रेड, यानी 2 में से कोई एक, या 2 से अधिक हो सकते हैं। मगर मुझे 3 मार्कर है तो बता दूं रेड है, येलो है, ग्रीन है, तो कह दूं ब्लू वाला। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक का बोध कराना है उसे, तो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। और ये हमेशा क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ऑलवेज सिंगुलर, और ये हमेशा एक वचन होते हैं। क्यों, जब एक का बोध कराना है तो एक वचन होगा ही होगा। नहीं, जैसे मान लो 3 मार्कर हैं और एक का बोध कराऊंगा, मुझे चाहिए ब्लू मार्कर, ये दिस मार्कर यानी ब्लू मार्कर, तो एक ही तो होगा, वो तो एक होगा यानी सिंगुलर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या विभागवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो हमको 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में से किसी एक का बोध कराते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल है आइदर, क्या होगा इसमें, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी। कौन से, आइदर, नाइदर, ईच और एवरी। आइदर मान जैसे या तो या जे, नाइदर ना तो ये ना ये, ईच यानी प्रत्येक, एक की बात हो रही है, एवरी यानी प्रत्येक है। तो आइदर, नाइदर, ईच, एवरी यहाँ है, इटीसी होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या विभागवाचक सर्वनाम, यानी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक का बोध कराना हो।
एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हियर, यानी दो बहनें हैं, दो बहनों में से आइदर यानी कोई सी एक क्या हुई, इज स्टेइंग हियर, यहाँ पर रुक रही है। दो बहनें हैं और दो बहनों में से कोई एक यहाँ पर रुक रही है, तो आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हियर। अब वैसे यदि हम टू सिस्टर देखें तो यहाँ क्या टू, अगर ये ना हो इधर तो हमेशा क्रिया क्या आएगी, या इज नहीं आएगी, आर आएगी। क्या आती थी इसमें, आर। लेकिन बात हो रही आइदर, आइदर में बात हो रही केवल एक की, चूंकि ये आइदर एक वचन है इसीलिए यहाँ पर इसके हिसाब से इज आया है ये, ठीक है ना। अगर सिस्टर के हिसाब से देखें तो आर आता है यहाँ पर, लेकिन चूंकि आइदर आ गया, आइदर माने चॉइस कर रहा है, या तो ये रुकेगी या ये रुकेगी, दो बहनों में इसकी एक ही आज रुकेगी, तो आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज स्टेइंग हियर। तो चूंकि यहाँ पर आइदर आ गया तो आइदर हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहां हम दो देखें, नाइदर ऑफ हिज आर्म्स इज डिफेक्टिव, यानी उसकी आर्म्स हैं, उसकी भुजाएं, उनमें से कोई भी डिफेक्टेड नहीं है। नाइदर मान नहीं है, आइदर मान है या, नाइदर मान है न तो, यानी उसकी दोनों भुजाओं में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। तो कोई मतलब एक ही बात कर, ना तो ये डिफेक्टिव है ना ये डिफेक्टिव है, तो ये नाइदर क्या है आपका विभागवाचक सर्वनाम है, या कैसे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसमें आइदर, नाइदर, ईच, एवरी आए हैं वो हमारे होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या विभागवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं आठवें प्रोनाउन के आठवें प्रकार की ओर। आठवां आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। कौन से, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, हिंदी में बोलते हैं इनको पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। वर्ड्स यूज्ड टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप, वर्ड्स यूज्ड टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल, ईच अदर, वन एनोदर है, जैसे ईच अदर बोलते हैं एक दूसरे हैं, तो ईच अदर वन एनोदर जी आपस में क्या बना रहा है, तो संबंध बता रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध बताने वाले सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नाम से क्लियर है, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तु बीच कोई संबंध बताए कोई शब्द, तो होता है हमारा पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम या रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल है इसमें बता दिया, ईच अदर, वन अनदर आ जाए। इसका एग्जाम्पल है इसमें, बोथ ऑफ द ब्रदर्स लव ईच अदर। यहां ईच अदर क्या कर रहा है, वो दो भाइयों के बीच में एक संबंध बता रहा है कि दो भाई आपस में कैसे हैं। तो बोथ ऑफ द ब्रदर्स लव ईच अदर, यानी बोथ ऑफ द ब्रदर्स यानी दोनों भाई क्या करते हैं, प्यार करते हैं, ईच अदर एक दूसरे से। क्या बता रहा है ये, बोथ ऑफ द ब्रदर्स यानी दोनों भाई प्यार करते हैं। किससे प्यार करते हैं, एक दूसरे से। तो प्यार का संबंध किससे कर रहा है, यानी दोनों भाइयों में आपस में प्यार है, प्यार किन में है, दोनों भाइयों में। तो दोनों बीच संबंध शब्द बता रहा है आपका ईच अदर। जो ईच अदर है वो दोनों भाइयों बीच पारस्पर संबंध कैसे हैं वो बता रहा है कि दोनों आपस में प्यार कर रहे हैं या दोनों आपसे घृणा कर रहे हैं। इस पर आपका आठवां सर्वनाम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम आपका पूरा हुआ। अब हैं सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन संबंध कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो पहला नियम है रूल नंबर 1, इट का यूज। इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इट का प्रयोग टाइम, वेदर, टेम्परेचर और डिस्टेंस या अन्य कोई प्राकृतिक घटना होती है उसको अभिव्यक्त करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, टाइम यानी समय वाली समय, वेदर मौसम का जिक्र होता हो, टेम्परेचर यानी तापक्रम और डिस्टेंस यानी दूरी और अन्य कोई प्राकृतिक घटना इसको अभिव्यक्त करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे इट इज रेनिंग यानी वर्षा हो रही है। तो वर्षा क्या है, वर्षा एक तो मौसम भी है वर्षा का और ये एक प्राकृतिक घटना भी है। वर्षा क्या है, ये मौसम भी है वर्षा का
यानी वेदर, और दूसरा ये प्राकृतिक घटना भी है बारिश, तो इट लगाएंगे, इट इज रेनिंग। दूसरा इट इज 6 o'clock, यानी अब 6 बजे है, तो इट 6 o'clock क्या है, ये टाइम, जब टाइम माने समय, यानी जो टाइम का समय का जिक्र हो रहा है 6 बजे का, इसलिए यहाँ इट आ गया है, ठीक है ना। तो इट का प्रयोग समय, मौसम, तापमान, दूरी और नेचुरल घटना को व्यक्त करने के लिए हम करेंगे, ठीक है ना। अब है आपका रूल नंबर 2, तीनों पर्सन्स का प्रयोग एक साथ करना हो तो 231 के क्रम में फॉलो किया जाएगा। 3 पर्सन कौन से बताया थे, इसका जिक्र हम कर चुके हैं। 3 पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी खुद से आई क्या हूं मैं, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यानी तुम, यानी यू, और थर्ड पर्सन किसी और के लिए यानी दे। तो जब तीनों पर्सन एक सेंटेंस में, ये कहना चाह रहा है, जब तीनों पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही सेंटेंस में आ जाए तो कौन सा पहले लिखेंगे कौन सा बाद में, तो रूल है 231, 231 का हम फॉलो करेंगे तो हमारा सेंटेंस सही होगा। जैसे यू ही एंड आई गो देयर, यू ही एंड आई गो देयर, तुम वह और मैं साथ साथ चलते हैं, गो देयर वहां जाते हैं। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन, ही क्या है, थर्ड पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। तो 231 231 के रूप में है, यानी ये आपका सेंटेंस सही है। आपने पहले सेकंड पर्सन लगाया, फिर थर्ड पर्सन लगाया, फिर फर्स्ट पर्सन, यानी 231 सीधा रखिए, 231 का नियम चलाएंगे और तीनों पर्सन में आ गए, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो ये आपका यू ही एंड आई गो देयर, ये पूरा आपका सही है। अगर ये कर दें हम यहाँ पर ही यू एंड आई, ही यू एंड आई गो देयर, तो ही हो गया थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन, यानी इसकी संख्या हुई 321। तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस सेंटेंस में अगर तीनों पर्सन आ जाएं तो हम इसको पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, या हम कह सकते हैं 231 231 का अगर के रूप में लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस वो सही हो जाएगा। अब रूल नंबर 3, यदि 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, ये 2 सिंगुलर नाउन एंड जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग हो जाए, आर्टिकल मतलब ए एन दी, तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, यानी फिर वहां हम सिंगुलर नाउन मानकर हम क्रिया लगाएंगे उसकी। कब, जब 2 सिंगुलर नाउन की जुड़े हों एंड से, 2 सिंगुलर नाउन हो और दोनों एंड जुड़े हों और उससे पहले आ गया हो, क्या आ गया हो, आर्टिकल, किस जो हो गया हो आर्टिकल का, तो वहां एक ही व्यक्ति वस्तु यानी सिंगुलर रूप में उसका यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लेक्ट ऑफ हिज ड्यूटी, यानी इन दोनों ने, सेक्रेटरी ने भी और ट्रेजरर ने भी अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। अब इसे वैसे अगर देखा जाए तो 2 हो गए, एक सेक्रेटरी हो गया और एक ट्रेजरर हो गया, तो इस हिसाब से ये दिखने में बहुवचन लग रहा है? तो ज़्यादा तक क्या कराएंगे, इज की जगह पर आर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आर, क्योंकि 2 दिख रहे हैं ना, एक सेक्रेटरी है और एक ट्रेजरर है, 2 हो गए, तो इसको मानेंगे बहुवचन और यहाँ आर कर देंगे, यही गलती हो जाएगी इसमें। इसमें क्या बताया था नियम कि 2 नाउन तक जुड़े सिंगुलर नाउन, सेक्रेटरी क्या है, ये भी सिंगुलर नाउन है, एक वचन नाउन है, ट्रेजरर भी सिंगुलर नाउन है और बीच में एंड लगा है और शुरू में लगा है आर्टिकल द, आर्टिकल शुरू में आया द, ए एन और दी क्या होते हैं, ये 3 आर्टिकल होते हैं। तो देखिए सिंगुलर नाउन है, दोनों सिंगुलर नाउन के बीच में एंड का प्रयोग हो रहा है और शुरू में आर्टिकल है, तो अब ये पूरा काम करेगा, इसको मानेंगे पूरे को सिंगुलर, यानी ए वचन रूप में मानेंगे, इसलिए हमने लगाया है इज, क्या लगाया है, इज लगाया है, और यहाँ पर भी इसको एक को मान करके ही को अपने लगा, ही है तो ही को अपने लिप करते हैं हिज, ये मान चले कि दोनों एक ही है, इनमें कोई या तो सेक्रेटरी या फिर ट्रेजरर है, तो एक वचन मान करके हिज आया है और एक वचन यानी सिंगुलर मान कर ही इज आया है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। वैसे दिखने में क्या है, आपको 2 लग रहे होंगे कि सेक्रेटरी है और ट्रेजरर है, 2 हो गए तो बहुवचन हो गया, तो आर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है सेंटेंस,
द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर इज नेग्लेक्ट ऑफ हिज ड्यूटी। बस मेन चीज़ है दो सिंगुलर नाउन बीच में एंड आ जाए और शुरू में आर्टिकल आ जाए तो उसको हम एक ही व्यक्ति या वस्तु रूप में करेंगे। एक मानकर ही हमने इज आया है और एक मानकर ही इसमें हिज आया है। जैसे एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, व्हेन 1 hears ऑफ द इंसिडेंट ए, ये पहला ग्रुप कर दिया ए, अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी ऑब्लिक नो एरर। ये पूरा एक सेंटेंस है। व्हेन 1 hears ऑफ द इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी, यानी जब वन माने किसी व्यक्ति ने, वन माने क्या होता है, किसी व्यक्ति ने सुनता है किसके बारे में, और इंसिडेंट घटना के बारे में, किसके, एक प्लेन दुर्घटना यानी विमान दुर्घटना के बारे में जब कोई व्यक्ति वन सुनता है तो ही फील्स वेरी सॉरी, उसे बहुत दुख महसूस होता है। अब बताइए सेंटेंस गलती कहाँ पर है। ये 4 प्रश्न कर दिए हैं। व्हेन 1 hears वन ऑन द इंसिडेंट ए, पहला पार्ट है यहाँ तक। दूसरा पार्ट बी किया है अबाउट द प्लेन क्रैश, यानी प्लेन एक्सीडेंट के बारे में, ये बी है, बी पोर्शन कर दिया इतना। तीसरा पोर्शन सी है, ही फील्स वेरी सॉरी, उसे बहुत दुख महसूस होता है। और चौथा कि नो एरर, यानी पार्ट ए में गलती है या पार्ट बी गलत है या पार्ट सी गलत है या फिर सब पार्ट सही है, यानी अगर सब सही है तो आएगा ऑप्शन डी, नो एरर। अब देखिए इसमें गलती कहाँ पर है। इसमें गलती है आपके पार्ट नंबर 3 में, सी में। अब गलती क्यों है, व्हेन 1 hears ऑफ द इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश, जब वन ने, वन माने कोई व्यक्ति वन है, ठीक है ना, उसने सुना किसके बारे में, प्लेन दुर्घटना के बारे में, तो ही फील्स वेरी सॉरी, उसे बहुत दुख हुआ। तो यहाँ वन है और यहाँ ही दे दिया इसने, क्या दे दिया, ही। यही गलती है समय, वन अगर यहाँ है तो वहाँ भी वन या वंश होना चाहिए। ये समय अगर वहाँ वन होता तो ये हमारा पूरा सेंटेंस सही होता। फिर हम लिखते ऑप्शन डी, नो एरर। इसमें गलती क्या है, यहाँ पर तो कह रहा है वन, यहाँ पर कह रहा है वन, कि वन माने किसी व्यक्ति ने सुना है, जब उस व्यक्ति ने सुना तो वन का प्रयोग करेंगे अपने लिए तो आएगा वन या वंश। जैसे यहाँ वी होता, यहाँ वी होता तो अपने लिए आता है अवर, वी होता तो क्या आएगा अपने लिए, अवर। यहाँ दे होता तो आता देयर, यहाँ ही होता तो आता अपने लिए हिज, ठीक है ना। तो इसमें गलती क्या है कि जब वन है तो अपने लिए यहाँ क्या आता, ही की जगह या तो वन आएगा या आएगा वंश, ये नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन सी यानी तीसरा खंड है इसका, सी, वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थ्रू शी अपीयर्स टू बी वेरी टॉल, शी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन मी, नो एरर। इसमें एक पूरा सेंटेंस है कि थ्रू शी अपीयर्स टू बी वेरी टॉल, वो मुझसे बहुत बड़ी दिखती है, शी जस्ट एन इंच, वो टॉलर देन मी, वो मुझसे 1 इंच लंबी है। तो इसमें 4 पोर्शन है, यहाँ तक ए, सी जस्ट एन इंच, ये बी, टॉलर देन मी, ये हो गया आपका सी, ये तीसरा है आपका सी, और चौथा दे दिया नो एरर, यानी कोई गलती नहीं है। तो इसमें इस पूरे सेंटेंस में कहाँ गलती है, तो इस सेंटेंस में गलती है आपकी कहाँ पर, पोर्शन नंबर सी पर, ये आपका रॉन्ग है। ये टॉलर देन मी, ये गलती है। अब गलती क्यों है, इसके लिए थोड़ा इस टेबल पे देखिए आप, ये टेबल से क्लियर हो जाएगा। देखिए पर्सनल प्रोनाउन और एक होते हैं पसेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में 2 तरह होते हैं, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये मैं बताया था शुरू में, तब बताया था कि जो सेंटेंस में शुरू में आए हैं उसे बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, और जो लास्ट में आए ऑब्जेक्ट स्थान पर उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे आई हमेशा शुरू में ही आएगा सेंटेंस में, आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है और मी इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है, हिम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, सी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, दे सब्जेक्ट प्रोनाउन है और देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। यानी सेंटेंस में शुरू में आए हैं वो होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, आई, ही, सी, दे, और जो ऑब्जेक्ट में आप पीछे आए उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। एक होते हैं पसेसिव प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए अपने के लिए यूज होते हैं। जैसे आई आ गया तो आई का जब अपने लिए व्यक्त होगा तो माई होगा,
आई का, अगर आई का प्रयोग सेंटेंस में कहीं अपने लिए हो या सेल्फ के लिए, तो आई का सेल्फ होगा माई। ही के लिए अपने प्रयोग होगा तो हिज होगा। शी को होगा अपने लिए तो हर होगा। और दे के लिए अपने लिए प्रयोग होगा तो देर होगा। हैं? जैसे वे अपने घर गए, वे अपने घर गए तो क्या बनेगा? दे वेंट टू देयर होम। दे वेंट टू देयर होम, यानी वे अपने घर पे गए हैं। या वह अपने घर पे गई तो शी वेंट टू हर हाउस। यानी ये जो पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं वो सेंटेंस में स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं। अब बात यहाँ समझानी है सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की। तो यहाँ गलती क्यों है? टॉलर देन मी, गलती ये है कि मी के स्थान पर आई आएगा। जब तुलना हो रही है तो क्या आएगा? तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हमें करनी है। यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तुलना किसे की करनी है? सब्जेक्टिव से ही करनी है। जैसे सी है, यहाँ पर शी है। सी क्या है? ये सी क्या है? ये आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है। सी क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर भी सी सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सी की तुलना हो रही है तो क्या आएगा? जब सी सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इसकी जगह पर दूसरा सब्जेक्ट प्रोनाउन ही आएगा। यानी क्या आएगा? आई आएगा। क्या आएगा? आई। और यहाँ पर आ रहा है मी, यानी ये बताइए मी क्या है? मी, ये मी है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इन तो तुलना कभी नहीं होगी। सब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन ही आएगा। यानी सी की तुलना हो रही है तो यहाँ आई आएगा। सी के स्थान में क्या आएगा? आई। यानी मी के स्थान क्या कर देंगे? मी के स्थान में कर देंगे हम आई, यानी टॉलर देन आई। तो जब भी कंपेयर डिग्री के बाद देन आएगा, जब कंपेयर डिग्री है टॉलर, कंपेयर डिग्री के बाद जब देन आता है तो हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन ही आएगा। यानी आई, ही, सी, दे ये आएंगे। ठीक है ना? तो पहला क्लियर हो गया कि यहाँ क्या आएगा? सी में ऑप्शन में टॉलर देन आई, मी के स्थान में क्या आएगा? आई। ये गलती आपके सी टुकड़े में है। दूसरा प्रश्न नंबर 3, इट वाज मी हु हेल्प्ड द फायर सर्विस। यह इट वाज मी, यह मैं हूं, हु माने जिसने, हेल्प की है फायर सर्विस में। ठीक है ना? नो एरर। 4 पीस कर दिए। इट वाज पहला पीस, मी हु हेल्प्ड दूसरा, बी तीसरा, द फायर सर्विस सी, और नो एरर। अब इसमें गलती कहाँ पर है? इसमें गलती है यहाँ पर। क्यों? इट वाज मी, यहाँ मी नहीं होगा, मी के स्थान पर आई आएगा कि यह मैं था, यह मैं था जिसने फायर सर्विस में मदद की। तो यह मैं था, मैं मतलब आई, नॉट मी है। यह मैं था यानी मैं आपके लिए, अपने लिए, यानी सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, एक वचन की। और ये यहाँ पर मी नहीं आएगा, यानी यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा आई। क्या आएगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन आई आएगा। यहाँ दे रहा है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी दे रहा है। तो ये यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, कि यह मैं था जिसने फायर सर्विस में हेल्प की। मैं मतलब आई, यानी मी के स्थान पर आई होगा। इसमें पोर्शन बी गलत है। बी में गलती किसकी है? मी की। मी के स्थान पर आई होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द टीम वाज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। यानी जो टीम है वो अब मैदान में थी और अपना स्थान घेर करने वाली है। तो अब कहाँ गलती है? इसमें 4 पोर्शन है। पहला द टीम वाज ए पोर्शन, नाउ इन द फील्ड बी पोर्शन, एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस सी पोर्शन, और नो एरर। तो इसमें गलती ये है, इसमें गलती है आपकी तीसरे में। क्यों? क्योंकि टीम क्या है? टीम एक सिंगुलर नाउन है। टीम क्या है? एक वचन नाउन है। बट टीम में खिलाड़ी 0-11 होते हैं, लेकिन टीम वर्ड तो ये पूरी 11 खिलाड़ी को एक ग्रुप क्या बोलेंगे? टीम। तो टीम क्या है? एक वचन संज्ञा है, सिंगुलर नाउन है। तो इसलिए यहाँ क्या आएगा? इसको मानेंगे इट। इसको क्या मानेंगे? इट मानेंगे। तो इट का अपने लिए क्या बताया था मैंने? इट का अपने लिए बनाता है इट्स। इसलिए यहाँ पर देर ना करके देर की जगह क्या आएगा? इट्स आएगा। इट्स प्लेस एंड अबाउट टू टेक इट्स प्लेस। क्यों? टीम को हमने एक वचन माना है, इट माना है, इसलिए इसका अपने लिए आएगा इट्स प्लेस। ठीक है ना? तो उसका पोर्शन नंबर सी गलत है,
यहाँ देयर की जगह इट्स होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई टुक फॉर ए राइड द मोटरसाइकिल विच रोहित हैज बॉट यस्टरडे। अब इसमें क्या है, इसमें 2 क्लॉज हैं। इसमें क्या है, 2 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज है आई टुक फॉर ए राइड द मोटरसाइकिल, ये आपका फर्स्ट क्लॉज हो गया। दूसरा क्लॉज आपका है, सेकंड क्लॉज है आपका रोहित हैज बॉट यस्टरडे। ये दोनों जुड़े हैं, दोनों क्लॉज जुड़े हैं विच से। अब गलती कहाँ पर है, यहाँ पर गलती है इसमें विच की और हैज की। विच की जगह दैट आएगा और हैज की जगह हैड आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्लॉज आपका किस में, आई टुक, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, यानी सेकंड फॉर्म किस में आती है, ये आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट क्या आती है, सेकंड फॉर्म। तो पहला क्लॉज है तो पास्ट में है, तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट में होगा। ये हैज प्रेजेंट का होता है, हैज क्या है, प्रेजेंट का होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, हैज की जगह हैड आएगा। और विच, चूंकि जो किस लिए आ रहा है, ये बात हो रही है मोटरसाइकिल की, बात हो रही है मोटरसाइकिल की। तो मोटरसाइकिल के साथ विच नहीं आएगा क्योंकि इसमें जान नहीं है। क्या आएगा, दैट आएगा। क्या आएगा, दैट। तो पूरा सही बनेगा, आई टुक फॉर ए राइड द मोटरसाइकिल दैट रोहित हैड बॉट यस्टरडे। दैट यानी मैंने उस मोटरसाइकिल की राइड ली, यानी चलाई मैंने, जो दैट माने जो कि रोहित ने कल खरीदी थी। यानी जो शब्द किसके लिए आया है, विच, ये आया है मोटरसाइकिल के लिए। ये किसके लिए आया है, मोटरसाइकिल के लिए। तो इसमें विच ना करके क्या आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इट इज मोटरसाइकिल इज नॉन लिविंग, इसमें जान नहीं है, तो क्या आएगा, दैट। और चूंकि पहला सेंटेंस हमारा फर्स्ट क्लॉज हमारा किस में है, पास्ट में है, तो इसलिए हैज ही आएगा हैड। क्योंकि जब एक सेंटेंस में 2 क्लॉज होते हैं तो दोनों सेम सेंटेंस में आते हैं। अगर पहला वाक्य, पहला सेंटेंस, पहला क्लॉज प्रेजेंट में तो दूसरा प्रेजेंट में होगा, पहला क्लॉज पास्ट में है तो दूसरा पास्ट में होगा, पहला फ्यूचर में है तो दूसरा अभी फ्यूचर में होगा। तो इसलिए हमने, चूंकि टुक सेकंड फॉर्म में पास्ट है, इसलिए हैज की, हैज प्रेजेंट है तो हैज की हमने कर दी हैड। अब हो गया हमारा पास्ट में, और विच हम कर देंगे दैट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाउ गुड, हाउ वायबल आर ब्यूटी पार्लर्स नाउ, खाली जगह, एवरी स्ट्रीट सीम्स टू हैव वन। इसमें क्या आएगा, विच आएगा, दैट आएगा, बट आएगा या हैंस आएगा। तो इसमें आएगा दैट। नाउ दैट, क्या आएगा, दैट। क्यों आएगा दैट, क्योंकि दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन। बताया था ना, जब 2 चीज़ों में कोई रिलेशन आए उसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसीलिए चूंकि दोनों चीज़ों में जो पार्लर्स में संबंध बता रहा है आपस में, तो ये रिलेट कर रहा है किससे, दैट से। तो क्या आएगा यहाँ पर, दैट। हाउ गुड, हाउ वायबल आर ब्यूटी पार्लर्स नाउ दैट एवरी स्ट्रीट सीम्स टू हैव वन। तो दैट आएगा क्योंकि दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन। अब चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी प्रश्न की ओर। मेन आर थिंकर्स लुक फॉर फैक्ट्स, यानी व्यक्ति जो कि थिंकर हैं, सोचने वाले हैं, वो हमेशा फैक्ट्स की ओर देखते हैं। तो जो के तो क्या आएगा इसमें, मेन हु। 4 ऑप्शन है, हु, दैट, विच, दोज। तो इसमें आपका आएगा हु, यानी व्यक्ति जो कि थिंकर्स हैं वो फैक्ट की ओर देखते हैं। तो क्या है, हु माने जो। तो जो हु क्यों आया, तो हु इज द रिलेटिव प्रोनाउन। हु इज द रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेट कर रहा है मेन को, ठीक है ना। मेन जो कि थिंकर्स हैं, मेन जो कि थिंकर्स। तो थिंकर्स और मेन, इन दोनों क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है। कौन, हु वर्ड। हु मान होता है जो। तो आदमी जो कि थिंकर्स हैं वो फैक्ट की ओर देखते हैं। इस पर आपका सुपरटेट में चैप्टर 2, सुपरटेट इंग्लिश में चैप्टर 2 प्रोनाउन में आपका चैप्टर पूरा हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल आरके सत्संग मंत्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।